Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रेकियोफाइट्स, द वैस्कुलर प्लांट्स, और फिर उसकी क्लासिफिकेशन जो फर्दर आपके सिलेबस में शामिल है उसमें पहला ग्रुप है साइलोप्सिरा। तो इसको इंशाअल्लाह ताला इस सेशन में हम डिटेल से देखते हैं। डिटेल्स बोर्ड पे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जो पहली चीज हम मेंशन करने जा रहे हैं यहाँ पे दैट इज अबाउट द adaptive features of tracheophytes के why the vascular plants are known as the successful land plants. Okay, हम ये बात कहते हैं कि जो vascular plants हैं जो हमारे इर्द गिर्द पौधे पाए जा रहे हैं, they can be herbs, जड़ी बूटियों की तरह के हो सकते हैं, they can be shrubs, झाड़ियों की तरह के हो सकते हैं, and they can be trees. Okay, और दरख्त नुमा भी हो सकते हैं। उनके अंदर कुछ ऐसे पौधे हैं जिन पे ना तो फूल लगते हैं और ना ही बीज पैदा होते हैं, flowerless and seedless plants. फिर इसी तरह कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर सीड्स तो पैदा होंगे लेकिन फ्लावर्स या फूल पैदा नहीं होंगे। और फिर उसके बाद जो अल्टीमेट क्लाइमेक्स है हमारे पास अभी तक एवोल्यूशन के लिहाज से, दैट इज द एंजियोस्पर्म ग्रुप ऑफ द प्लांट्स, जिसके पास सीड्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं और तो और फ्रूट्स भी पैदा होते हैं जो फल हम खाते हैं। ऑलराइट, ऑल दीज प्लांट्स दे आर द वेस्कुलर प्लांट्स। तो वेस्कुलर प्लांट्स को हम कह रहे हैं ट्रेकियोफाइट्स। So tracheophytes, in other words, are the plants that contain xylem and phloem. Okay? तो ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहले नंबर पे इस लफ्ज का मतलब tracheo for the vascular tissues और phytes are the plants. The plants which possess xylem and phloem. Alright. उसके बाद स्टूडेंट्स ये बात जो हम याद रखेंगे वो ये है कि the xylem and the phloem they are making up these plants the most successful land plants. किस तरह से सक्सेसफुल बना रहे हैं कि अगर आप गौर करें ब्रायोफाइट्स के ऊपर, यहां पे ये बात मैं पहले लिख रहा हूं, ट्रेकियोफाइट्स are successful land plants. Alright, अब देखिएगा कि सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स होने में कौन कौन सी खसूसियात हैं जो इनको कामयाब बना रही हैं। इनके अंदर स्टूडेंट्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है वो है जाइलम और फ्लोएम का खुद मौजूद होना। क्योंकि ब्रायोफाइट्स अगर आपको याद हो तो ब्रायोफाइट्स में हमने देखा था दे आर स्टिल बाउंड टू द मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। वो सायादार और नमी वाली और पानी वाली जगहों के करीब ही ग्रो करते हैं। जैसे ही आप उनको खुश जगह पे लेके आएंगे तो उनका सरवाइव करना मुश्किल होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, तो वैस्कुलर टिश्यूज या ट्रेकियोफाइट्स जो हैं इनके ऊपर इस किस्म की कोई भी पाबंदी अप्लाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? आप सिर्फ थोड़ा सा गौर करें और अकल दौड़ाएं तो आपको अंदाजा होगा कि बहुत ज्यादा खुश्क साली वाली जगहों के ऊपर, इवन के सहराओं के अंदर भी डिफरेंट ट्रेकियोफाइट्स आपको ग्रो करते हुए नजर आ सकते हैं, जिनकी दो बेहतरीन एग्जांपल्स, एक तो कैक्टस, वो सहराओं में ही पाया जाने वाला पौधा है, और दूसरे नंबर पे हमारे इर्द गिर्द कीकर वगैरह के दरख्त पाए जाते हैं जो कि इंतहाई गर्मी वाली और खुश जगहों के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। तो इनको ये जो प्रॉपर्टी इनके अंदर मौजूद है ये इनको जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो जाइलम और फ्लोएम ना सिर्फ वाटर की कंडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बल्कि उसके साथ ही साथ कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिहाज से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक तब्दीली है जो ट्रेकियोफाइट्स के अंदर आ चुकी हुई है। और फिर जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि इन तमाम एडाप्टेशंस का मजमूआ जो क्लाइमेक्स के तौर पे हमें नजर आ रहा है वो है एंजियोस्पर्म्स। तो हम ये कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स अमंग द ट्रेकियोफाइट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके बाद हम वो पॉइंट्स एनलिस्ट करने लगे जिनकी बुनियाद पे आप ये डिसाइड करेंगे कि द ट्रेकियोफाइट्स आर मोर सक्सेसफुल एज कंपेयर टू द प्रीवियस और लोअर ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स। ऑलराइट, तो द पॉइंट नंबर 1 इज presence of roots, stem and leaves. जी, अब जरा गौर करें कि ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी थी उसके लिए हम एक मखसूस टर्म यूज कर रहे थे एंड दैट वाज थैलस। ओके, द प्लांट बॉडी दैट कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और यहां पे हम अगर लिख रहे हैं रूट, स्टेम और लीव्स की बात तो याद रखिएगा these are the true roots, true stem and the true leaves because they possess the vascular tissues in the center for conduction of water and nutrients.
फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इसी को एक और तरीके से अगर लिखें, सो वैस्कुलर टिश्यूज present in all the three vegetative structures, roots, stem and leaves. All right. अब इसको देखना हो तो अपेरेंटली हमें लीव्स के अंदर वेन्स नजर आती हैं और उनके सेंटर में एक मिड रिब नजर आती है. ओके तो ये जो खसूसियत है ये वैस्कुलर टिश्यूज की वजह से. इसी तरह रूट्स जो हैं स्टूडेंट्स, अगर रूट्स में से हम वैस्कुलर टिश्यूज निकाल दें तो शायद ये हायर प्लांट्स हमें कभी भी इतने सक्सेसफुली ग्रो करते हुए नजर ना आए. ये जो कई 100 फुट तक बाजुकात इनकी हाइट चली जाती है, ये किस वजह से जा रही है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वैस्कुलर टिश्यूज. इनकी वजह से फूड और न्यूट्रिएंट्स वगैरह कंडक्ट होंगे, पानी की कंडक्शन जाएगी तो पौधा इतना ज्यादा ग्रो कर सकता है. नहीं तो वो पौधे जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज ज्यादा फंक्शनल या ज्यादा कामयाबी से काम नहीं कर रहा होता, वो पौधे अपनी ग्रोथ को एक खास लिमिट के बाद जाके रोक देते हैं और उनकी हाइट में मजीद इजाफे नहीं देखे जा सकते. ऑलराइट. फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3, दिस इज प्रोटेक्टेड sporangia that lead to evolution of seed. All right. अब इसको समझ लीजिए कि evolution of seed it is related to the formation of protected sporangia. इससे क्या मुराद है स्टूडेंट्स? अगर आप थोड़ा सा ब्रायोफाइट्स के साथ कंपैरिजन करें तो ये आइडिया होगा कि ब्रायोफाइट्स के अंदर भी स्पोरोफाइट जनरेशन हमेशा गेमिटोफाइट जनरेशन के साथ अटैच्ड रहती है. ऑलराइट. एंथोसेरोप्सिडा के अलावा फिर ये वाली जो खसूसियत यहां पे हमें नजर आ रही है वो भी यही है कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रेकियोफाइट्स के अंदर ये एडाप्टेशन हम देखेंगे कि इनके जो स्पोरेंजिया हैं फर्दर दे आर डिफरेंशिएटेड इनटू माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया और फिर उनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स बनती चली गई और उन प्रोटेक्टिव लेयर्स की वजह से आज जो ओव्यूल या सीड वाले स्ट्रक्चर्स हमें नजर आते हैं ये इस पूरे एवोल्यूशनरी प्रोसेस का रिजल्ट हैं और उनका आउटपुट या प्रोडक्ट है. ऑलराइट स्टूडेंट्स. तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि द प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया दे लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सीड हैबिट इन हायर प्लांट्स. ऑलराइट. फिर एक और बड़ा जबरदस्त किस्म का एडाप्टिव फीचर यहां पे डेवलप हो रहा है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब. ओके. It helps the safe and water independent pollen transfer. और pollen transfer के अंदर क्या चीज मौजूद है? sperm transfer to the female gamete and it is egg. Alright students. अब ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खसूसियत हमें नजर आ रही है यहां पे और ये खसूसियत क्या है कि आम तौर पे जो ब्रायोफाइट्स थे उनमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर पोलिनेशन. ओके. पानी नहीं होगा तो मेल गेमीट्स फीमेल गेमीट्स की तरफ ट्रेवल करके नहीं जा सकेंगे. इसी वजह से हमने उनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट्स भी कहा. लेकिन यहां पे हमें एक नई चीज नजर आ रही है और ये क्या है? यहां पे वाटर की डिपेंडेंस यानी पानी के ऊपर इन्हिसार पहले से कम हो चुका हुआ है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर. तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि वाटर इंडिपेंडेंट पोलिनेशन हो रही है. फिर उसके साथ ही साथ ये भी खतरा होता है कि अगर ड्राई एनवायरनमेंट में या खुश्क जगह पे रह रहे हैं तो स्पर्म्स कहीं डेजिकेट ही ना हो जाएं. जो मेल गेमीट्स हैं वो कहीं बिल्कुल ही खुश्क साली का शिकार होके और कहीं रास्ते में ही उनकी डेथ ना हो जाए. तो इस वजह से पोलन ट्यूब के अंदर अगर मेल गेमीट एक मर्तबा ट्रेवल करता हुआ फीमेल गेमीट तक चला जाए तो ये इस बात को इंश्योर करने में बहुत ज्यादा एक यूं समझे कि कामयाबी है कि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो सकेगी. ऑलराइट स्टूडेंट्स. तो पोलन ट्यूब का बन जाना ये भी सेफ ट्रांसफर और सक्सेसफुल चांसेस फॉर द फर्टिलाइजेशन इस चीज को बढ़ाएगा. फिर नेक्स्ट इज फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन. जी स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा
कि फलों का और फूलों का पैदा होना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्लांट्स की एवोल्यूशन के लिहाज से। वो किस तरह से कि फूलों के पैदा होने की वजह से इनके अंदर पोलिनेशन के प्रोसेसेस में मजीद वैरायटी और डाइवर्सिटी नजर आना शुरू हुई। और फ्रूट्स की पैदावार में दो फायदे हैं। एक तो फायदा ये कि इट इज अ सोर्स ऑफ फूड, बहुत ज्यादा खुराक की जरूरियात पूरी की जा रही हैं दुनिया में फ्रूट प्रोडक्शन की वजह से। और उसके साथ ही साथ दूसरा जो फायदा प्लांट्स को पहुंचता है दैट इज द सीड डिस्पर्सल, के बीज एक जगह से कई कई 100 मीटर तक ट्रेवल करते हुए चले जाते हैं। इवन के आप ये देखें कि खुराक या ये जो फ्रूट है ये ट्रांसपोर्ट कहीं और से हो रहा होता है, और जब आप इसको खाते हैं उसके बाद आप सीड्स निकाल के फेंक देते हैं। तो आपने भी असल में पोलिनेशन में सीड डिस्पर्सल में एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर दिया। ऑलराइट, देन इज द लास्ट पॉइंट अमंग दीज अडैप्टेशंस एंड इट इज heteromorphic alternation of generations। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखें ये जो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस है इससे क्या मुराद है। पहले सबसे पहले वाले लफ्ज को समझ लें, हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रो मुख्तलिफ, मॉर्फ्स शक्ल, ओके। तो इसका मतलब ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो वही था कि स्पोरोफाइट जनरेशन अल्टर्स विद द गेमेटोफाइट जनरेशन एंड गेमेटोफाइट गिव राइजेस टू स्पोरोफाइट जनरेशन। तो ये वाली तब्दीली इसी तरह से चलेगी, लेकिन जो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशंस हैं इनकी शक्लें, इनकी मॉर्फोलॉजी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये एडाप्टेशंस आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। इन सब पॉइंट्स को याद रखिएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ जाए तो 6 के 6 पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फर्दर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रैकियोफाइट्स इनटू फर्दर ग्रुप्स। ऑलराइट, तो क्लासिफाई किया किस बुनियाद पे जा रहा है यहां पे मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले द ट्रैकियोफाइट्स they are divided into 4 major groups, okay? इन चारों ग्रुप्स के नाम क्या क्या हैं इनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे साइलोप्सिडा, देन इज लाइकोप्सिडा, ऑलराइट, फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स स्फीनोप्सिडा, एंड द लास्ट वन इज टीरोप्सिडा। Alright, these are the 4 major groups of tracheophytes. इनको हम बारी बारी इंशाल्लाह डिटेल से इनके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स वगैरह की स्टडी करेंगे। फिर इसको फर्दर तकसीम किया जा रहा है टीरोप्सिडा की डिवीजन अगर हम देखें, it is differentiated into number 1 Felicini, alright, number 2 is Gymnospermy, all right, and number 3 it will be Angiospermy। all right students, further इससे आगे ये पूरा चैप्टर जो है वो इन्हीं सब ग्रुप्स की डिटेल्स पे मुश्तमिल है। तो इसमें से पहले ग्रुप का हम आगाज कर रहे हैं अभी, दैट इज साइलोप्सिडा। जी स्टूडेंट्स, साइलोप्सिड्स आर द अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स, यानी वो वेस्कुलर प्लांट्स जो नॉन वेस्कुलर प्लांट से इवॉल्व हुए और इनके अंदर पहली मर्तबा जाइलम और फ्लोएम को ऑब्जर्व किया गया। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द अर्लीस्ट ग्रुप ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स। इनकी जो वेजिटेटिव खसूसियात हैं, यानी कि जो पौधे के अपने फीचर्स हैं, उनको अगर हम स्टडी करना चाहें तो सबसे पहले यहां पे याद रखिएगा हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस वाले पॉइंट को अपने जहन में रखना है। ऑलराइट, ब्रायोफाइट्स में हम मुसलसल ये बात पढ़ते हुए आए हैं, द गेमेटोफाइट जनरेशन इज द डोमिनेंट जनरेशन एंड स्पोरोफाइट जनरेशन इज द डिपेंडेंट जनरेशन। ये वाला पॉइंट ट्रैकियोफाइट्स पे अप्लाई नहीं होगा, बल्कि यहां पे हमें क्या कहना पड़ेगा, स्पोरोफाइट जनरेशन इज प्रीडोमिनेंट कंस्पिकुअस जनरेशन व्हाइल द गेमेटोफाइट जनरेशन इट इज अंडरग्राउंड। तो इसका मतलब ये है कि वो यहां पे डोमिनेंट जनरेशन नहीं है, बल्कि डोमिनेंट जनरेशन हम किसको कहेंगे, स्पोरोफाइट जनरेशन को। इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रही है और इसके साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस खुद से परफॉर्म कर सकती है। ये कौन सी जनरेशन की बात कर रहे हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन। ऑलराइट, तो इसी को हम फर्दर अपनी डिटेल का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए मैं लिख रहा हूं
earliest group of vascular plants. Alright, वो पौधे जिनके अंदर सबसे पहले xylem और phloem को स्टडी किया गया. Then is the description of the sporophyte जी स्टूडेंट, स्पोरोफाइट जनरेशन. ओके, अब स्पोरोफाइट जनरेशन से यहां पे क्या मुराद है कि जो इसकी अपेरेंट बॉडी आपको नजर आएगी, यानी वो पौधा जिसको आप साइलोप्सिड्स का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर साइलोटम या मेजिटेरिस या जिसको हम मेजेप्टेरिस भी कहते हैं, ये वाला पौधा अगर आपको नजर आ जाए तो इन दोनों में से कोई भी एक जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, दैट इज द स्पोरोफेरिक बॉडी ऑफ दैट प्लांट. ओके, अब इसमें कौन कौन सी खसूसियात आप याद रखेंगे? The first thing that we will talk about is stem. All right, इसके stem को हम divide कर रहे हैं दो parts में. Number one is rhizome, okay, and number two is the aerial part. जी स्टूडेंट्स, अब rhizome वाली टर्म आपके लिए नई चीज है, लेकिन याद रखिएगा कि rhizome is technically the stem, but it is always underground. Okay, जो जेरे जमीन तना आपको नजर आए लेकिन वो फंक्शंस रूट्स वाला ही परफॉर्म कर रहा हो, तो उस तरह के स्टेम को हम कहते हैं राइजोम, एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइलोप्सिड्स. ओके, तो ये चीज यहां पे मैं लिख भी देता हूं. दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम. ऑलराइट, possess rhizoids, the root-like structures. Okay, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम कहते हैं organoids, organ की तरह के structures, तो rhizoids ये क्या है? root-like structures. Okay, फिर both कौन? rhizome and rhizoids. perform functions of रूट्स. दोनों काम कौन सा कर रहे हैं? रूट्स वाला ही काम कर रहे हैं, यानी कि वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके तो अपर एरियल पार्ट्स की तरफ कंडक्ट करते चले जाएंगे. देन इज द एरियल पार्ट. दिस इज ग्रीन. ओके, एरियल हवादार हिस्सा, यानी कि पौधे का वो हिस्सा जो जमीन से ऊपर आपको नजर आएगा, उसको हम कहेंगे एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. एरियल. ओके, ग्रीन है तो अंडरस्टूड है, इट शुड बी फोटोसिंथेटिक. ऑलराइट, और फोटोसिंथेटिक होने के साथ ही साथ डाइकोटोमसली ब्रांच्ड. जी स्टूडेंट्स, डाइकोटोमस ब्रांचिंग ये मैं इससे पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं. व्हाट इज मेंट बाय डाइकोटोमस ब्रांचिंग और डाइकोटोमी? ओके, कोई भी ऐसा शाखदार निजाम जिसमें जब भी नई ब्रांचेस निकलें तो हमेशा दो की फॉर्म में निकलें और सिमेट्रिकल बराबर हों एक दूसरे के, उसको हम कहते हैं दिस इज डाइकोटोमस ब्रांचिंग. ओके, राइजोम के अंदर भी जो ब्रांचेस निकलेंगी हमेशा डाइकोटोमस ब्रांचिंग पैटर्न को फॉलो करेंगी, और जो एरियल पार्ट्स में यानी जमीन से ऊपर की जानिब जो ब्रांचेस निकलेंगी वो भी हमेशा पेयर्स की फॉर्म में, जोड़ी की शक्ल में निकलेंगी. तो इस वजह से इसको हम कह रहे हैं दिस इज डाइकोटोमस ब्रांचिंग. ओके, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज अबाउट द वैस्कुलर टिश्यूज. जी, वैस्कुलर टिश्यूज मौजूद तो हैं, इसीलिए तो हमने इनको ट्रेकियोफाइट्स में शामिल किया हुआ है, लेकिन मौजूद होने के साथ ही साथ यहां पे भी फिर डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट एनाटॉमिकल डाइवर्सिटी हमें नजर आती है, और वही डाइवर्सिटी फिर ग्रुप्स को डिफरेंशिएट या क्लासिफाई करने में हेल्पफुल होती है. यहां पे जो हम बात करेंगे अबाउट द वैस्कुलर टिश्यूज ऑफ द मेंबर्स ऑफ साइलोप्सिडा, वो क्या है? दे आर नैरो, बारीक से हैं, सेंट्रल दरमियान में है, सॉलिड. अब ये वाली एक डिफरेंट टर्म है. सॉलिड का लफ्जी मतलब तो है ठोस. ओके, लेकिन यहां पे टेक्निकली सॉलिड का मतलब क्या है? विदाउट पिथ. जी स्टूडेंट्स,
अब ये देखने में ऐसे लग रहा है कि शायद पहले से और ज्यादा मुश्किल हो गई है बात, लेकिन याद रखिएगा पिथ इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्टेम। ओके, स्टेम के अंदर आमतौर पे जो हमारे इर्द गिर्द पौधे पाए जाते हैं उनके वेस्कुलर टिश्यू के रिंग्स के दरमियान में एक सॉफ्ट सा टिश्यू मौजूद होता है। ओके, यहां पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जो सिट्रस फ्रूट माल्टे वगैरह हम खाते हैं, जब आप उसको अलग अलग करते हैं, सेंटर में से 2 पीसेस में आधा कर देते हैं, तो दरमियान में जो सफेद कलर के वो धागे और रेशे निकल रहे होते हैं, दैट इज द पिथ ऑफ दैट स्ट्रक्चर या दैट स्पेसिफिक फ्रूट। फिर इसी तरह बहुत सारे बड़े दरख्त जब उनकी लकड़ी को काटा जाता है तो उनके सेंटर में आपको क्रैक्स बने हुए या होल्स बने हुए नजर आते हैं। वो जो सेंट्रल पार्ट होता है उस स्टेम का, दैट इज नोन एज पिथ। ओके, तो यहां पे सॉलिड वेस्कुलर टिश्यूज या वेस्कुलर बंडल्स होने का क्या मतलब है कि इनके दरमियान में पिथ या सॉफ्ट टिश्यू या हॉलो कोई भी ट्यूब वगैरह मौजूद नहीं है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये है इसके स्टेम का सारे के सारी डिटेल कि इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, राइजोम में और फिर उसके बाद एरियल पार्ट्स में, और इसके पास वेस्कुलर टिश्यूज भी मौजूद हैं। ओके, देन if we talk about the reproductive structures, it possess sporangia. इसके पास स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, अब स्पोरोफाइट जनरेशन है तो इसके पास स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स होने चाहिए। अब अगर स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स इसके पास मौजूद हैं तो कहां पे मौजूद हैं? लीव्स वगैरह तो इसके ऊपर है नहीं, तो इसका मतलब यह है कि वो वाले जो आउटग्रोथ्स, ओके, जो हमें टिप्स के ऊपर नजर आए ऑरेंज या ब्राउन कलर के, दे आर एक्चुअली द स्पोरेंजिया, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, साइलोप्सिडा के अंदर इसके जो मेंबर्स होते हैं उनमें लीफ लाइक आउटग्रोथ्स तो नजर आती हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी वेन्स वगैरह मौजूद नहीं होती। ऑलराइट, सो अबाउट द स्पोरेंजिया वी कैन राइट प्रेजेंट at the tip of branches. Okay, शॉर्ट ब्रांचेस के ऊपर भी, लॉन्ग ब्रांचेस के ऊपर भी, इवन के जो साइडों से शाखें निकल रही हैं लेटरल ब्रांचेस, उनके ऊपर भी स्पोरेंजिया मौजूद हो सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज अबाउट द गेमेटोफाइट जनरेशन। जी, गेमेटोफाइट जनरेशन इज द गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन। अब ये जो गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है, इट इज नॉट लाइक द गेमेटोफाइट जनरेशन ऑफ द ब्रायोफाइट्स। ये थोड़ी सी उनसे मुख्तलिफ है। किस तरह से मुख्तलिफ है? इट इज कलरलेस, ओके, अंडरग्राउंड and thyroid. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि जो स्ट्रक्चर हमें इसका नजर आएगा वो किस तरह का है? इररेगुलर सा स्ट्रक्चर है, कोई सिमेट्री नहीं है इसकी। ओके, फिर दूसरे नंबर पे, इसी वजह से हम इसको थैलॉइड कह रहे हैं। ओके, फिर दूसरे नंबर पे अंडरग्राउंड है, जेरे जमीन है। जेरे जमीन है तो इसका मतलब यह है कि रोशनी की जरूरत नहीं, और रोशनी नहीं है तो कहीं भी क्लोरोप्लास्ट वगैरह की डेवलपमेंट नहीं होगी, तो इस वजह से ये कलरलेस ही रहेगा। अब कलरलेस है तो सवाल ये पैदा होता है कि अपनी खुराक की जरूरियात को कैसे पूरा करेगा। तो उसके लिए स्टूडेंट्स एक टर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको इसका पहले से पता होना चाहिए। दैट इज माइकोराइजल एसोसिएशन। जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज mycorrhizal association? Myco from fungi, rhizal from rhizoids. Okay, so relationship between the roots of the plants with fungi. लेकिन यहां पे थोड़ा सा ये फीचर डिफरेंट है कि जो इसके थैलस के अपने सेल्स हैं उनके अंदर तक धंसे हुए हाइफे हमें नजर आते हैं फंजाई के, और काम ये क्या कर रहे हैं? फंजाई इसके थैलस को खुराक प्रोवाइड कर रही है और बदले में इसके थैलस के सेल्स उसको शेल्टर और प्रोटेक्शन वगैरह मुहैया करेंगे। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं द गेमेटोफाइट इट मीट इट्स न्यूट्रिशनल नीड्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोराइजल सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सो अगर हम इसको लिखना चाहें, द सिम्बायोटिक
एसोसिएशन ऑफ, इसके हवाले से अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एसोसिएशन ऑफ gametophyte and fungi. All right, this is known as mycorrhizal association of Psilopsids. फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए मैं कुछ चीजें यहां पे मेंशन कर रहा हूं और इसको जरूर याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज के लिए बहुत अहम है. दिस इज अबाउट द मेंबर्स, द एक्सटिंक्ट मेंबर्स एंड द लिविंग जेनरा. साइलोप्सिडा के वो मेंबर्स जो अब दुनिया के ऊपर मौजूद नहीं है, मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुके हुए हैं, उनको हम कह रहे हैं एक्सटिंक्ट, नायाब हो चुके हैं. ओके, कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज हॉर्नियोफाइटन. ऑलराइट, नंबर 2 इज साइलोफाइटन एंड नंबर 3 इज कुक्सोनिया, also known as Cooksonia. Alright, ये तीनों ग्रुप्स वो हैं जो कि ये तीनों मेंबर्स हैं जो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुके हैं. अब ये दुनिया के ऊपर आपको एग्जिस्ट करते हुए नजर नहीं आएंगे. तो कौन से मेंबर्स हैं जिनकी बुनियाद पे ये सारे के सारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हम आज भी स्टडी करने के काबिल हैं? These are the living genera और लिविंग जेनरा में हम किस किस को शामिल करेंगे स्टूडेंट्स? द फर्स्ट वन इज साइलोटम. ऑलराइट, एंड नंबर 2 इज मेसेप्टेरस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इनके नाम एमसीक्यूज के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के लिए याद रखिएगा. ऑलराइट, आज के सेशन को यहीं पे खत्म करें, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी.